हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, आप लोगों का हमारे इस चैनल पे यानी जीनियस मेकर पे बहुत बहुत स्वागत है। हम लेकर आए हैं एच.सी. हार्डविक वॉल्यूम 0 का जो एक्सरसाइज 2 है, और उस एक्सरसाइज 2 का ये है थर्ड वीडियो यानी पार्ट थर्ड। इस पार्ट थर्ड में आप सभी लोगों का, सभी जनरल कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। भले आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या बैंकिंग की या डिफेंस की या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें इंग्लिश पूछा जाता हो, वैसे एग्जाम्स में एंटोसाइनो अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिए। हम एक नई टेक्निक जो कि दुनिया में और मुझे नहीं लग रहा है कि कोई इस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, उस टेक्निक से पढ़ा रहा हूं, बशर्ते कि आप इस टेक्निक को समझने के लिए आपको वीडियो पार्ट 1 से देखना होगा। इस प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट में जो भी पढ़ना होगा इंग्लिश में वो आप वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। उस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में एच.सी. हार्डविक के केवल वर्ड्स हैं। दूसरे प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो वहां पर आपको पैसेज मिलेगा। फिर और किसी दूसरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस मिलेंगे। फिर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेंगे। सबका अलग अलग आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो यदि आप रेगुलर इंग्लिश लर्नर है तो आपको प्लेलिस्ट अवश्य चेक करना चाहिए, क्योंकि आपकी आवश्यकता की हर टॉपिक मौजूद है हमारे इस चैनल पे। तो बने रहे। आज मैं आपको बताने वाला हूं सॉल्यूशन सी। पिछले वीडियो में भी मैंने सॉल्यूशन सी का, जैसे देखो सॉल्यूशन सी जो है 3 पार्ट में है। सॉल्यूशन सी और सॉल्यूशन सी और सॉल्यूशन सी, ओके। 3 ऐसे मतलब 3 बार डिवाइड किया गया है सॉल्यूशन सी को, ठीक है। सेंटेंस सेम ही है, बस वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। यदि आप इस टेक्निक को समझ गए तो आपको वर्ड्स रटने की आवश्यकता नहीं। इससे क्या होगा, वर्ड पावर भी तो बढ़ेंगे और साथ साथ आपका सेंटेंस रीड करने और समझने की भी एबिलिटी बढ़ेगी। तो आइए बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ। हम इस वीडियो में लेते हैं सॉल्यूशन सी का नेक्स्ट वीडियो। देखिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर वही सेंटेंस है। अगर आप पिछला वीडियो आपने देखा है तो ये वीडियो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी। बस करना क्या है, सेंटेंस को फिर से एक बार रिवाइज कर लेना है, सारा वर्ड्स याद हो जाएगा। आप खुद चेक करके देख सकते हैं। जैसे देखिए यहां पर है अनलेस यू इंटरफेयर और मेडल। देखिए इंटरफेयर और मेडल करना मतलब बीचवानी करना, मतलब 2 आदमी बात कर रहा है या फिर 2 आदमी झगड़ा कर रहा है तो आप उसके बीच में आ जाते हैं, यानी दोनों को अलग अलग कर देते हैं, लड़ने से मना कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर अनलेस यू इंटरफेयर और मेडल एट वंस मतलब तुरंत। अगर तुरंत आपने, मतलब कि जब तक कि आप तुरंत मेडल नहीं करेंगे, मतलब मध्यस्थता नहीं करेंगे, बीच में नहीं आएंगे, द क्वारल बिटवीन द 2 कजन्स में बिकम सीरियस। 2 कजन्स के बीच जो झगड़ा है वो बहुत ही सीरियस हो जाएगा, ठीक है। तब उससे पहले ही आपको दोनों के बीच मेडल या इंटरफेयर करना होगा, ठीक है। अब हम लोग सेंटेंस नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा है ही इज टू, देखिए TOO, ही इज टू अनस्टेबल या अनरिलायबल टू बी काउंटेड ऑन। ही हैज ऑलरेडी चेंज्ड हिज साइड थ्राइस, यानी 3 टाइम्स। कह रहा है कि वो काउंटिंग कराने के लिए, अपने आप की गिनती कराने के लिए इतना फीकल है, इतना अनस्टेबल है, इतना अनरिलायबल है। देखिए फीकल, अनस्टेबल, अनरिलायबल, सबका मतलब होता है चंचल, मतलब जो स्थिर ना हो, अस्थिर, बिल्कुल चंचल, ठीक है। तो अनस्टेबल, अनरिलायबल का मतलब अस्थिर यानी चंचल, ठीक है। अब इसी का एंटो भी यहां पर दिया हुआ है स्टीड फास्ट मतलब कि स्थिर, ठीक है, टिका हुआ। चलिए उसके बाद क्या है, नंबर 3 में है द टाउन काउंसिल डिसाइडेड टू इम्पोज ए टैक्स ऑन ए ऑल बाइसिकल। देखिए टैक्स मतलब टैक्स वसूली करना भी होता है और टैक्स नाउन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर आपने सीखा कि द टाउन काउंसिल डिसाइडेड, टाउन काउंसिल ने निर्णय लिया कि साइकिलों के ऊपर भी टैक्स इंपोज किया जाए या टैक्स लिया जाए, ठीक है। तो इंपोज और टैक्स का मतलब वसूली करना। उसके बाद है इसका एंटो है इस्च्यू, ठीक है। इस्च्यू मतलब क्या होता है, छोड़ देना, जाने देना। नेक्स्ट वीडियो सेंटेंस नंबर 4 है, इसमें टू रीच द शोर वी हैड टू असेंड और
क्रॉल डाउन ए रॉकी लेज। ठीक है, यहाँ पर असेंड और क्रॉल का मतलब होता है चढ़ाई करना। तो यहाँ पर है टू रीच द शोर, यानी समुद्र के किनारे पहुंचते ही वी हैड टू असेंड और क्रॉल डाउन ए रॉकी लेज। रॉकी मतलब खड़ी चट्टान वाले जो है वो पहाड़, उसको बोलते हैं रॉकी लेज। तो रॉकी लेज के ऊपर समुद्र के किनारे पहुंचते ही हम लोगों को उसके ऊपर चढ़ाई करना पड़ा। उसके बाद इसमें एंटो है स्लाइड और प्लंज। स्लाइड और प्लंज का मतलब फिसल जाना, नीचे आ जाना। चलिए सेंटेंस नंबर 5 में है नोइंग हिज केयरलेस हैबिट्स, मतलब उनके केयरलेस यानी लापरवाह पूर्ण आदत को जानते हुए आई डिड नॉट लेंड हिम द बुक, मैंने उनको किताब उधार नहीं दिया, लेंड नहीं किया। ठीक है, विदाउट डिस्ट्रस्ट और डाउट। देखिए डिस्ट्रस्ट और डाउट और मिसगिविंग, इसका मतलब होता है संदेह करना। तो पिछले जो सोल्यूशन सी आपने पढ़ा था उसमें लिखा था मिसगिविंग, और यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रस्ट और डाउट। उसके बाद है एंटो। एंटो में है लॉयल्टी। लॉयल्टी मतलब वफादारी। ठीक है, तो ये क्लियर हो चुका होगा। मैं इसको थोड़ा स्लाइड को और आगे बढ़ा लेता हूं। तो अब देखिए यहां पे सेंटेंस नंबर 6 में क्या लिखा है, ट्राई टू फाइंड कर्टेन्स, ट्राई टू फाइंड कर्टेन्स दैट विल मर्ज अमेलगमेट विद द ग्रीन ऑफ द वॉल्स। कह रहा है कि दीवाल के साथ, दीवाल के जो ग्रीन कलर है उसके साथ ये जो कर्टेन है, कर्टेन मतलब पर्दा है, वो पर्दा बिल्कुल मर्ज या एमलगैमेट हो गया, मतलब बिल्कुल मिल गया है। तो मर्ज या एमलगैमेट मतलब होता है बिल्कुल मिल जाना। ठीक है, तो कह रहा है कि उस पर्दे को ढूंढने की कोशिश करो, पता लगाने की कोशिश करो जो दीवाल के ग्रीन कलर के साथ बिल्कुल मिल गया, यानी दीवाल का कलर और उस पर्दे का कलर बिल्कुल सेम है, ताकि लोगों को पता ही नहीं चलता है। तो यही कह रहा है कि पता लगाओ कि पर्दा कहां से कहां तक है और दीवार कहां तक है। ठीक है, तो एमलगैमेट और मर्ज का मतलब मिल जाना। उसमें एंटो जो है वो है इंसुलेट। इंसुलेट, इंसुलेट का मतलब होता है अलग अलग करना। ठीक है, और एमलगैमेट और मर्ज का मतलब होता है मिल जाना। ठीक है, क्लियर हो चुका है। अब थोड़ा मैं स्लाइड को और आगे कर लेता हूं। चलिए इसमें जो है सेंटेंस नंबर 7 देखिए, बिफोर द एग्जामिनेशन बिगिंस, मतलब एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले यू मस्ट मेक श्योर, आपको सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि डैट देयर इज एन एम्पल और एनफ सप्लाई ऑफ इंक इन ईच रूम, कि प्रत्येक रूम में पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त जो है मात्रा में सप्लाई इंक का है कि नहीं। यानी परीक्षा शुरू होने से पहले तुम्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि प्रत्येक कमरे में इंक का सप्लाई एम्पल या एनफ है कि नहीं, मतलब पर्याप्त है कि नहीं। तो एम्पल और एनफ का मतलब पर्याप्त। ठीक है, इसी में एंटो है मीगर। मीगर का मतलब होता है अल्प या बहुत कम, बहुत थोड़ा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 8 है द ओल्ड मैन वाज बाल्ड। देखिए बूढ़े आदमी बाल्ड हो चुके थे, बाल्ड मतलब टकले हो चुके थे, गंजा हो चुके थे। एक्सेप्ट फॉर ए फ्रिंज ऑफ एज्ड और ग्रे। एज्ड और ग्रे का मतलब होता है जिससे बूढ़ा होना प्रतीत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एज्ड एंड ग्रे हेयर का मतलब वैसा बाल जिसे बुढ़ापा झलक रहा हो। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि एक मतलब आदमी जो है, बूढ़ा आदमी बाल्ड हो चुके थे, बिल्कुल गंजा हो चुके थे, बशर्ते कि कुछ उनका जो बाल है, ग्रे हेयर है, उसका जो फ्रिंज निकला हुआ मतलब कुछ जुल्फी है, ठीक है, बाहर निकला हुआ, उसके अलावा उनके सर पे कोई बाल नहीं था। तो एज्ड और ग्रे का मतलब होता है बूढ़े बाल वाले, यानी ग्रे भूरा बाल वाले। इसमें एंटो है सांबर और डेंगी। सांबर और डेंगी का मतलब होता है मतलब कि एकदम गहरा, घना, गहरा। ठीक है, तो सांबर और डेंगी से डिंजी से पता चलता है कि ये कोई जवान का बाल है, यानी जवानी पता चलता है। और ग्रे और एज्ड से पता चलता है बुढ़ापा। तो क्लियर हो चुका है। अब हम लोग आते हैं सेंटेंस नंबर 9 की ओर। इसमें लिखा है द प्रोफेसर सीम्ड टू मेडिटेट और कोजिटेट। देखिए मेडिटेट और कोजिटेट इसका मतलब होता है सोचना, समझना, दिमाग के अंदर मनन करना। ठीक है, तो द प्रोफेसर
seemed to meditate or cogitate for several seconds before answering the question. कह रहा है कि क्वेश्चन का जवाब देने से पहले जो प्रोफेसर साहब है वो कुछ सेकंड के लिए मेडिटेट या कोजिटेट करते हुए प्रतीत हुए, मतलब सोचते या विचार करते हुए प्रतीत हुए। इसी में एंटो है इग्नोर। इग्नोर का मतलब किसी बात को अनदेखा करना या बात को माइंडली नहीं लेना, डेट इज कॉल्ड इग्नोर। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। नंबर 10 की ओर। इसमें लिखा है वी हैड टू मेक आवर वे पास्ट ह्यूज जाइगेंटिक क्लिफ्स ऑफ ग्रेनाइट्स। देखिए देखिए यहाँ पर जाइगेंटिक का मतलब होता है विशाल, बहुत ऊंचा, टावरिंग यू कैन से। पिछले सोल्यूशन सी में आपने यहाँ पर टावरिंग पढ़ा था। टावरिंग, ह्यूज, जाइगेंटिक सबका मतलब हुआ विशाल, बहुत ऊंचा। तो यहाँ कह रहा है कि उस ग्रेनाइट का जो ऊंचे क्लिफ है, चट्टान है, उसे उस मतलब जब हम लोग आ रहे थे तो उसके बीच से हमें रास्ता बनाना पड़ा। आई हैड टू मेक आवर ओन वे पास्ट ह्यूज और जाइगेंटिक क्लिफ्स ऑफ ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट पत्थर का जो क्लिफ है जो कि बहुत टावरिंग है, विशाल है, उसके ऊपर से हमें रास्ता बनाना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ ह्यूज और जाइगेंटिक का मतलब समझ में आया, विशाल, और उसी का एंटो है यहाँ ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब सामान्य। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 11 में। इसमें लिखा है इट इज ऑफ सुपीरियर और सुप्रीम। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी सुपीरियर और सुप्रीम का मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो कह रहा है इट इज ऑफ सुपीरियर और इम्पोर्टेंट सुप्रीम इम्पोर्टेंस टू हैव सफिशिएंट लाइफ गार्ड्स ऑन ड्यूटी एट द स्विमिंग पूल। कह रहा है स्विमिंग पूल के ऊपर लाइफ गार्ड्स का पर्याप्त संख्या में होना सुपीरियर या सुप्रीम है, मतलब कि सबसे पहले करने वाला कार्य है, यानी अत्यंत महत्वपूर्ण, यानी सुप्रीम इंपॉर्टेंस का मतलब अत्यंत महत्वपूर्ण। ठीक है, तो सुपीरियर और सुप्रीम क्लियर हो गया, अत्यंत। अब इसी में एंटो है सेकेंडरी और इन्फेरियर। देखिए सेकेंडरी और इन्फेरियर कोई भी चीज होता है जिसको बाद में लोग करता है। पहले करने वाले चीज को सुपीरियर और सुप्रीम बोलते हैं, और बाद में जिसे किया जाता है उसे सेकेंडरी या इन्फेरियर कहा जाता है। क्लियर है। अब हम लोग आते हैं सेंटेंस नंबर 12 में। सेंटेंस नंबर 12 में है ए वीक ऑफ वेट वेदर इन द मिडिल ऑफ द हार्वेस्ट। मतलब फसल लगे हुए खेत में बारिश वाले मौसम अगर एक सप्ताह तक रहा तो वुड बी डिजास्टर, यानी क्या हो सकता है, आपदा हो सकता है, मतलब फसल बर्बाद हो सकता है। तो डिजास्टर या कैटास्ट्रोफी का मतलब होता है बर्बादी। ठीक है, तो क्लियर हो चुका है। तो कभी अपने देश में डिजास्टर या कैटास्ट्रोफी नहीं होना चाहिए, ऐसा ही लोग मानते हैं, लेकिन ये प्राकृतिक आपदा कुछ भी करा सकता है। तो डिजास्टर, कैटास्ट्रोफी क्लियर हो गया। इसमें है एंटो सपोर्टिव। सपोर्टिव मतलब सहयोगी, जो सहयोग करता हो। अब हम लोग बढ़ जाते हैं सेंटेंस नंबर 13 की ओर। सेंटेंस नंबर 13, इसमें क्या लिखा है, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ग्रास ऑन द रेंज। कह रहा है कि जो रेंज है, घास का जो मैदान है, उस घास के मैदान में घास की कमी की वजह से द हॉर्सेस वर लीन और बोनी। देखिए लीन और बोनी का मतलब दुबले पतले। ठीक है, घोड़े जो थे बहुत दुबले पतले थे, क्योंकि घास नहीं मिलता था तो भूखे रहना पड़ता था। भूखे होने की वजह से वो लीन एंड थीन हो गए, यानी लीन या बोनी हो गए। एंड हंग्री, हंग्री का मतलब भूखे। कह रहा है इस घास के मैदान में जो है घास की कमी की वजह से घोड़े दुबले पतले और भूखे थे। क्लियर। अब इसी में एंटो क्या है, हैवी या प्लम्प। देखिए प्लम्प स्पेशली वैसे जानवर को कहा जाता है जिसके अंदर जैसे भारीपन है, यानी मांस से भरा हुआ है। ठीक है, और हैवी मतलब तो पता ही है भारी। तो हैवी और प्लम्प का मतलब भारी भरकम। ठीक है, लदा हुआ। और लीन और बोनी का मतलब कमजोर, दुबला पतला। इसी में है सेंटेंस नंबर 14। इसमें लिखा है फ्रॉम 1919 टू 1929, यानी 1919 से लेकर 1929 तक दिस कंट्री एंजॉयड ए पीरियड ऑफ 10 years
ऑफ प्रोस्पेरिटी। पीरियड ऑफ 10 ईयर्स का मतलब डेकेड, डेकेड मतलब 10 वर्षों का एक पीरियड। कह रहा है इस देश ने 1919 से लेकर 1929 तक समृद्धि के लिए मतलब अमीरी का, ठीक है, 10 साल उन्होंने एंजॉय किया। चलिए ये क्लियर हो चुका है, बस सेंटेंस यही है, वर्ड्स बदल गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन सी। बने रहे इस वीडियो के साथ। नेक्स्ट सॉल्यूशन सी में हम लोग आते हैं। वेलकम है नेक्स्ट सॉल्यूशन सी। इसमें भी लिखा है अनलेस यू आर्बिट्रेट और इंटरफेयर। देखिए यहाँ पर भी वही बात है, आर्बिट्रेट लिख दिया यहाँ पर, जहाँ इंटरवेन लिखा हुआ था फर्स्ट में, ठीक है। तो आर्बिट्रेट और इंटरपोज का मतलब होता है मध्यस्थता कर रहा है, यानी बीच में आ जाना। अनलेस यू आर्बिट्रेट और इंटरपोज एट वंस, कह रहा है कि अचानक अगर आपने इंटरवेन नहीं किया, यानी बीच बचाव नहीं किया, द क्वारल बिटवीन द टू कजन्स, दो कजन्स के बीच जो झगड़ा है वह और क्या हो सकता है, मे बिकम सीरियस, काफी सीरियस झगड़ा हो सकता है, अतः बीच में आपको जाना पड़ेगा। तो आर्बिट्रेट और इंटरपोज का मतलब होता है मध्यस्थता करना। उसी में है एंटो है यूनाइट, यूनाइट मतलब एक होना, ठीक है, क्लियर हो चुका है। नंबर 2 में है ही इज टू मोबाइल या इनस्टेबल। देखिए मोबाइल और इनस्टेबल का मतलब होता है चंचल, अस्थिर। टू बी काउंटेड ऑन, गिने जाने के लिए, गिनती किए जाने के लिए वो इतना ज्यादा चंचल है कि एक जगह स्थिर ही नहीं रहता। ही हैज ऑलरेडी चेंज्ड साइड्स 3 टाइम्स, वो पहले ही 3 बार अपने साइड्स बदल लिया है, बार बार आगे जाके खड़ा हो जाता है कि फिर से मैं गिनती हो जाऊं, ठीक है। तो इतना ज्यादा चंचल है। तो मोबाइल और इनस्टेबल का मतलब होता है फीकल, फीकल मतलब भी चंचल। चलिए उसके बाद इसमें एंटो है एसटीडी। एसटीडी मतलब एसटीडी का मतलब होता है स्थिर, शांत। नंबर 3 में है द टाउन काउंसिल डिसाइड टू चार्ज या मस्टर्ड ए टैक्स ऑन ऑल बाइसिकल, ठीक है। तो यहाँ पर है चार्ज और मस्टर्ड मतलब वसूली करना। चलिए तो यहाँ पर मैं समझा रहा था आपको, द टाउन काउंसिल डिसाइडेड टू चार्ज और मस्टर ए टैक्स ऑन ऑल बाइसिकल्स, ठीक है। तो कह रहे हैं कि टाउन काउंसिल जो है, नगर निगम जो है, उन्होंने डिसाइड किया कि सभी बाइसिकल्स के ऊपर चार्ज और मस्टर करेगा, मतलब टैक्स वसूली करेगा। इसी में एंटो क्या है, फॉरसेक और रिलिंक्विश। देखिए फॉरसेक और रिलिंक्विश मतलब त्याग देना, छोड़ देना, मतलब कोई किसी से कोई पैसा नहीं लेना, बिल्कुल जाने देना, छोड़ देना, ठीक है। अब हम लोग सेंटेंस नंबर नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है, नंबर 4 में टू रीच द हॉर्स वी हैड टू माउंट और स्केल डाउन ए रॉकी लेज। यहां पर माउंट और स्केल 2 वर्ड्स है। माउंट और स्केल्स मतलब चढ़ाई करना, ऊपर चढ़ना। कह रहा है कि मतलब समुद्र किनारे, यानी शोर क्या मतलब समुद्र किनारे पहुंचते ही वी हैड टू माउंट और स्केल डाउन ए रॉकी लेज, एक रॉकी लेज के ऊपर, खड़ी चट्टान के ऊपर हमें चढ़ाई करना पड़ा। तो माउंट और स्केल का मतलब चढ़ाई करना, क्लाइंबर का मतलब भी चढ़ाई करना होता है, और एसेंड मतलब भी चढ़ाई करना। तो कई वर्ड्स आपको सीखने को मिल गया। अब इसमें है एंटो क्या है, कैस्केड। कैस्केड मतलब फिसल जाना, ऊपर से नीचे की ओर आ जाना। चलिए नेक्स्ट नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। नोइंग हिज केयरलेस हैबिट्स आई डिड नॉट लेंड हिम द बुक विदाउट क्वाम और स्क्रॉपल। क्वाम और स्क्रॉपल का मतलब क्या होता है, संदेह, ठीक है। कह रहा है कि उनके लापरवाह पूर्ण आदत को जानते हुए मैंने उन्हें बिना संदेह किए हुए पुस्तक देने से मना कर दिया। तो क्वाम और स्क्रूपल मतलब होता है संदेह। इसी में एंटो क्या है, कॉन्विक्शन। कॉन्विक्शन का मतलब क्या होता है, विश्वास, फेथ। चलिए अब हम लोग सेंटेंस नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 6, सेंटेंस नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा है ट्राई टू फाइंड कर्टेंस दैट विल मिंगल और यूनिफाई विद द ग्रीन ऑफ द वॉल। देखिए यहाँ पर मिंगल और यूनिफाई मतलब मिल जाना। कह रहा है कि दीवार का जो ग्रीन कलर है उस ग्रीन कलर से ये कर्टेंस मतलब ये जो पर्दा है ये
पर्दा बिल्कुल यूनिफाई हो जाएगा, मिंगल हो जाएगा, और इसको आपको क्या करना है, पता लगाना है कि कहाँ से कहाँ तक पर्दा है। ठीक है, तो मिंगल और यूनिफाई का मतलब मिल जाना, एक साथ मिल जाना। और इसी में एंटो है कंबाइन। देखिए कंबाइन, हालांकि ये इसको छोड़ दीजिए, बाद में मैं बताता हूँ फिर। कंबाइन गलत यूज हो चुका है यहाँ पे। अब हम लोग आते हैं 7 नंबर में। इसमें लिखा है बिफोर द एग्जामिनेशन बिगिंस, एग्जाम शुरू होने से पहले यू मस्ट मेक श्योर दैट देयर इज एन सफिशिएंट और एबंडेंट सप्लाई ऑफ इंक इन ईच रूम। देखिए यहाँ पर सफिशिएंट और एबंडेंट मतलब क्या होता है, प्रचुर मात्रा में। कह रहा है कि एग्जाम शुरू होने से पहले आपको अवश्य यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि पर्याप्त मात्रा में यानी सफिशिएंट और एबंडेंट मात्रा में इंक का सप्लाई हर एक रूम में है कि नहीं, ये आपको सुनिश्चित कर लेना चाहिए। उसके बाद इसी में है स्किम्पी। स्किम्पी मतलब कमी, जो मीगर भी आप बोल सकते हैं, तो स्किम्पी मतलब कमी। अब आइए सेंटेंस नंबर 8 में। इसमें लिखा है द ओल्ड मैन वॉज बाल्ड। ठीक है, बूढ़े आदमी जो थे बाल्ड थे, मतलब बिल्कुल उनके सर पे कोई बाल नहीं था, बाल्ड थे यानी गंजे थे। एक्सेप्ट फॉर ए फ्रिंज, फ्रिंज जानते हैं ना, झुलफी होता है। ठीक है, तो निकले हुए बाल को बोलते हैं फ्रिंज। ठीक है, तो कह रहा है कि एक्सेप्ट फॉर ए फ्रिंज ऑफ स्नोई या वेरी ओल्ड। देखिए यहाँ पर ध्यान से, स्नोई या वेरी ओल्ड का मतलब होता है वृद्ध या बूढ़े। ठीक है, तो बूढ़े बाल या भूरे बाल कह सकते हैं। भूरे बाल का एक झुलफी निकला हुआ था, उसके अलावा उनके सर पे कोई बाल नहीं थे। इसके एंटो जो है मिस्टी, मिस्टी मतलब घना या डीप। ठीक है, क्लियर हो चुका है। नंबर 9 में देखिए द प्रोफेसर सीम टू रूमिनेट और कंसीडर। देखिए रूमिनेट और कंसीडर, पॉन्डर, थिंक, ये सब का मतलब होता है मन ही मन विचार करना। ठीक है, तो द प्रोफेसर सीम टू रूमिनेट या कंसीडर फॉर सेवरल सेकेंड्स बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन का आंसर देने से कुछ सेकेंड्स पहले वो रूमिनेट और कंसीडर, प्रोफेसर साहब रूमिनेट या कंसीडर यानी मनन या विचार करते हुए प्रतीत हुए। ठीक है, सीम्ड मतलब प्रतीत होना। उसी में एंटो है डिस्कार्ड। डिस्कार्ड मतलब नकार देना, बात को गंभीरता से नहीं लेना। ठीक है, डिस्कार्ड करना। चलिए अब हम लोग आते हैं सेंटेंस नंबर 10 की ओर। सेंटेंस नंबर 10 में है, सेंटेंस नंबर 10 में है वी हैड टू मेक आवर वे पास्ट लॉफ्टी हाई क्लिफ। देखिए लॉफ्टी और हाई बहुत ऊंचा विशाल, ऑफ ग्रेनाइट, हम लोगों ने पिछले ग्रेनाइट का जो खड़ी चट्टान है, लॉफ्टी या हाई चट्टान है, उसके ऊपर से हम लोगों को रास्ता बनाना पड़ा। तो यहाँ पर लॉफ्टी और हाई का मतलब क्लियर हो गया होगा, बहुत ऊंचा। ठीक है, और विशाल। यहाँ पर उसका एंटो मिनिएचर, मिनिएचर मतलब छोटा। ठीक है, अब 11 नंबर में आते हैं। इट इज ऑफ प्रोमिनेंट या प्रिंसिपल, सॉरी प्रोमिनेंट और प्रिंसिपल टू हैव सफिशिएंट लाइफ गार्ड्स ऑन ड्यूटी एट द स्विमिंग पूल। कह रहा है कि स्विमिंग पूल पे सफिशिएंट यानी पर्याप्त लाइफ गार्ड्स का होना, ड्यूटी पे होना बहुत ही प्रोमिनेंट या प्रिंसिपल है, मतलब मुख्य है। प्रिंसिपल या प्रोमिनेंट का मतलब मुख्य या सबसे पहले होने वाला। ठीक है, एनी प्रॉब्लम। और इसमें जो है एंटो अनइम्पोर्टेंट या सेकेंडरी। अनइम्पोर्टेंट या सेकेंडरी का मतलब होता है मतलब कम महत्व का यानी महत्वहीन या फिर लेस इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 12 में लिखा है वीक ऑफ वेट वेदर। वेट वेदर मतलब बारिश वाली मौसम। ए वीक ऑफ वेट वेदर इन द मिडल ऑफ द हार्वेस्ट। ठीक है, हार्वेस्ट मतलब फसल लगे हुए खेत। तो फसल लगे हुए खेतों में बारिश वाले मौसम का अगर एक सप्ताह हो तो वुड बी ट्रेजेडी और रियून मतलब बर्बादी हो सकती है। तो ट्रेजेडी और रियून का मतलब बर्बादी, आपदा। ठीक है, तो आपदा या बर्बादी हो सकता है कब, जब लगातार सप्ताह भर बारिश होती रहे। इसमें एंटो क्या है, एमिकेबल। एमिकेबल मतलब मित्रवत यानी जो सहयोग करता हुआ व्यक्ति है वो है एमिकेबल। और ट्रेजेडी और रियून मतलब बर्बादी। चलिए इसमें 13 नंबर में बढ़ जाते हैं।
13 में है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ग्रास ऑन द रेंज। देखिए क्या रहा है कि रेंज में यानी घास के मैदान में घास की कमी के वजह से द हॉर्सेज वर पेल और हैगार्ड। पेल और हैगार्ड का मतलब क्या होता है? दुबले पतले एंड हंग्री। कह रहा है घास के मैदान में घास की कमी की वजह से घोड़े पेल और हैगार्ड थे, मतलब दुबले पतले थे, एंड हंग्री थे और भूखे थे। इसमें एंटो है वेल नरिश्ड। वेल नरिश्ड मतलब अच्छी तरह से पाला पोषा हुआ, ठीक है, अच्छी तरह से पोषण दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर वेल नरिश्ड क्लियर हो गया। इसमें 14 में है यानी लास्ट में है फ्रॉम 1919 टू 1929 यानी 1919 से लेकर 1929 तक दिस कंट्री एंजॉयड अ डिकेड ऑफ प्रोस्पेरिटी, यानी समृद्धि का ये देश एक डिकेड को एंजॉय किया। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है सॉल्यूशन सी। अब हम लोग अगले चैप्टर में बदलेंगे यानी एक्सरसाइज 3 में जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बनाना है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कहाँ से बनाएंगे आप? कैसे पता चलेगा कि आपको सारा वर्ड्स याद हो चुका है? तो इसीलिए आपको एंटोसाइनो का एक्सरसाइज बनाना होगा, और एक्सरसाइज बनाने के लिए दिए गए हमारे जो हमारे कमेंट हमारे जो बॉक्स में दिए गए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसमें जाना है, और वहाँ पे आपको एक टेलीग्राम का लिंक होगा, उस टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करना है। ये टेलीग्राम पे आपको डायरेक्ट लेके जाएगा जहाँ पे आपको मिलेगा मटेरियल एंटोसाइनो वगैरह का। आपको खुद बनाकर देखना है। अगर कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको मदद करूंगा एक नया वीडियो बनाकर। तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे विदा। आप बने रहे कंटिन्यू इस पर, मैं आपकी सफलता का कामना करता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे विदा। बाय बाय, जय हिंद।